नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, वनक्कम। दिस इज पूजा जायसवाल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट एग्जाम वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बच्चे सेल, कोशिका, जो कि बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम सेल की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका क्या चीज़ है, किसने बताया था कोशिका के बारे में, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ हम इसके अंदर में पढ़ेंगे। अब आप देखो, सिंपल सा, आप सभी एक रूम में बैठ करके पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो वो जो रूम है, वो रूम किससे बना हुआ है, कौन सी छोटी इकाई से बना है, तो आप लोग बोलोगे ईंटों से बना है मैम, ठीक है। अब अगर इस पेन की बात करें, ये पेन जो है एक मैटर है, किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है। वैसे ही हमारा हम जो जीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस छोटी इकाई से मिलकर के बने हैं, तो सेल से मिलकर के बने हैं। अब ये बताया किन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल की जो खोज किए थे, वो किन्होंने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने खोज किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने खोज किया था 1665 में, 1665 में। अब देखो, इन्होंने लिया क्या था, तो स्पेनिश ओक नाम का एक वृक्ष था, उसकी सबसे बाहरी छाल को लिया था, जिसे हम बोलते हैं कॉर्क। पूछा जाता है कौन से पार्ट का अध्ययन किया था इन्होंने, तो स्पेनिश ओक वृक्ष के सबसे बाहरी छाल को, कॉर्क को इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। अब देखो, इन्होंने कॉर्क को अध्ययन किया। अब यहाँ पर जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा बच्चे, ठीक है, तो इन्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा था। अब इस स्ट्रक्चर को जब आप बड़ा करोगे तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा दिख रहा है कि मधुमक्खी का छाता है, ठीक है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बोला था, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छाते के आकार की आकृति से इसको कंपेयर किया था। तो जो छोटे छोटे जो रूम है, छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स है, इस कंपार्टमेंट को स्मॉल रूम बोला था इन्होंने, स्मॉल कंपार्टमेंट बोला था। अब ग्रीक में एक वर्ड यूज होता है सेलुला, ग्रीक में एक वर्ड यूज होता है सेलुला, और सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट, लिटिल रूम। तो इन्होंने सेलुला वर्ड दिया था इसके लिए। अब यहाँ पर अगर एक है तो हम बोलेंगे सेलुला, बहुत सारे हैं तो उससे वर्ड बना था सेल, तो यहाँ से इन्होंने वर्ड दिया सेल या फिर कोशिका। अब बात आती है, ये जो कोशिका थी, इसका नेचर कैसा था, प्रकृति कैसी थी, तो प्रकृति इसकी जीवित थी कि मृत थी, तो ये डेड था, डेड सेल था, मृत कोशिका थी। मतलब रॉबर्ट हुक जी ने जिस कोशिका की खोज की थी, वो कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी, इसमें जान नहीं थी। अब बात आती है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले जो जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था ल्यूवेन हुक। ल्यूवेन हुक ने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। कितने साल बाद, 1674 में, 1674 में, मतलब 1665 के 9 साल बाद इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब हमने देखा कि रॉबर्ट हुक जी ने किसका अध्ययन किया था, कॉर्क का अध्ययन किया था। इन्होंने किसको लिया था, तो इन्होंने पॉन्ड वाटर को लिया था, तालाब के पानी को लिया था। उसमें इन्होंने छोटे छोटे जीव देखे, उस जीव का नाम इन्होंने क्या लिया था, तो उस जीव को इन्होंने बोला था एनिमलक्यूलस, छोटे जीव। उन्हें पता नहीं था एक्चुअली में छोटे जीव क्या है, बाद में पता चला ये छोटे जीव कुछ नहीं, एक्चुअली में बैक्टीरिया है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो इसलिए इन्हें बैक्टीरिया के खोजकर्ता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें जीवित कोशिका की, तो ल्यूवेन हुक ने। अब देखो, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है। अब बैक्टीरिया या वायरस या कवक की मैं बात करूं, तो ये सूक्ष्म जीव हैं
जो हमारे नेकेड आई से, हमारे नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो सबसे पहले जीवाणु की खोज इन्होंने किया था, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इन्हें बोला जाता है। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोस्कोप के आविष्कारक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर जब रॉबर्ट हुक जी थे, रॉबर्ट हुक जी ने जिस माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया था उतना डेवलप नहीं था। 9 साल बाद इन्होंने जब जिस माइक्रोस्कोप से अध्ययन किया, माइक्रोस्कोप एडवांस हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में। इसके अलावा जो हमें रॉबर्ट हुक जी के बारे में पता चलता है वो किस पत्रिका से या किस संपादन से पता चलता है, तो माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक है, उससे पता चलता है जितनी भी बातें हमें सेल के बारे में पता चली है। अब देखना यहाँ पर, चाहे अगर हम बात करें ल्यूवेन हुक की या हम बात करें रॉबर्ट हुक की, किसी ने भी ये नहीं बताया कि कोशिका का कार्य क्या होता है। इन्होंने बस इतना बोला कि कोशिका करके कोई चीज है। अब इसके बारे में आगे अध्ययन करना स्टार्ट किए बहुत सारे साइंटिस्ट। ठीक है, तो अब नाम आता है सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी में हमें पता चलेगा अच्छा कोशिका का कार्य क्या है, कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका कहाँ पर पाया जाता है। एक्चुअली में इंपॉर्टेंस हमें सेल के जो इंपॉर्टेंस है वो कोशिका सिद्धांत से पता चला। ठीक है, तो 2 व्यक्ति का नाम आता है, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, एक्चुअली में स्लाइडेन ने 1838 में बातें कही थी अपनी, और स्वान ने कब बोला था, 1839 में। तो कई जगह आपको 1838 मिलेगा, कई जगह 1839 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो थ्योरी आई थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा आई थी। अब इन्होंने जब कोशिका में अध्ययन किया तब इनके द्वारा स्टेटमेंट आया था कि कोशिका क्या है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवित चीजें हैं वो सारी किससे बनी है, कोशिका से बनी है। और कोशिका एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर जीवन का आधारभूत इकाई या मूल इकाई की बात करें वो कोशिका ही है। मतलब जैसे अगर मैं इस दीवार की बात करूं तो दीवार जो ईंटों से बना है, वैसे ही हमारा जो शरीर है वो कोशिका से बना है। इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि अगर बहुत सारे सेल को मिलाएंगे हम तो किस चीज का निर्माण करता है, टिश्यू का निर्माण करता है, ऊतक का निर्माण करता है। वैसे ही बहुत सारे टिश्यू को जब हम मिलाएंगे तो वो किसका निर्माण कर रहा है, ऑर्गन का निर्माण कर रहा है, अंग का निर्माण कर रहा है। फिर बहुत सारे अंग को हम जब मिलाएंगे तो किसका निर्माण करता है, अंग तंत्र का निर्माण करता है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, सभी तंत्रों को मिलाकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। ये इन्होंने बोला था। तो जितने भी अगर जीव की बात करें सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कोशिका है। अब इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं, रुडोल्फ विर्कोव जी। रुडोल्फ विर्कोव ने 1855 में एक वर्ड दिया था, ओमनी सेलुला ए सेलुला। अब इसका मतलब क्या होता है, ओमनी सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब होता है सभी सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी कोशिका है वो कैसे उत्पन्न होती है, तो पूर्व में उपस्थित कोशिका से उत्पन्न होती है। अब देखो इन्होंने बोला कि मान लो देखो हमको चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई तो आपने देखा होगा कि बचपन में जो हम जब गिर जाते थे, ऐसा तो ही ना कि अभी जब हम बड़े हो गए तब तक वो घाव वैसा का वैसा है, घाव भर जाता है। ठीक है, 3 महीने 6 महीने जितना हमारा घाव का, जितना ज़्यादा घाव, बड़ा घाव है, जितना डीप लगा हुआ है इंजरी, उतना ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन घाव भर जाएगा। तो यहाँ पर नई सेल बनी होगी, नई कोशिका बनी होगी। अभी जो नई कोशिका है वो पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही तो बनती है। उन्होंने बोला जैसे ये सेल है, इस सेल में जो न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस में विभाजन होगा, ठीक है, अब उसके बाद धीरे से कोशिका द्रव्य में विभाजन होगा, और यहाँ पर आपको क्या बन गए, तो आपको 2 सेल दिख रहे हैं। तो जो नई कोशिका है पूर्व में उपस्थित कोशिका से ही बनती है, इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ए सेलुला। तो यहाँ से कोशिका सिद्धांत आता है। कोशिका सिद्धांत में सबसे पहले तो पता बोला गया कि जितने भी हमारे आसपास के जीव हैं, चाहे आप बैक्टीरिया की बात करो, चाहे आप फंजाई की बात करो, चाहे आप शैवाल की बात करो, या आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, किसी भी जीव की बात करो, सिंपल जीव की बात करो, जटिल जीव की बात करो, वो सभी किससे मिलकर के बने हैं, कोशिका से मिलकर के बने हैं। ठीक है,
उसके बाद एक और स्टेटमेंट आता है, इन्होंने बोला था कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये कैसा यूनिट है? स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट है मतलब ये एक संरचनात्मक इकाई है। जैसे अगर मैं, ये दीवार है, ये ईंटों से मिलकर के बनी है, बहुत सारे ईंट मिलकर के बना रहे हैं। अगर मैं बीच से एक ईंट को निकाल दूंगी पूरा दीवार गिर जाएगा। वैसे जो हमारा शरीर है, वो शरीर की संरचना जो है ईंट जैसे ईंटों की तरह यहाँ पर किससे हुई है? तो सेल से हुई है। तो ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, संरचनात्मक इकाई है। फिर इन्होंने बोला ये फंक्शनल यूनिट भी है, क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है, संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैं लिवर की बात करती हूं, ये एक लिवर है। ठीक है, लिवर का कार्य होता है बाइल जूस का निर्माण करना, पित्त रस का निर्माण करना। ठीक है, अब देखो पित्त रस का निर्माण करना है तो बाइल जूस एक्चुअली में निर्माण किसकी वजह से हो रहा है? कौन कर रहा है? लिवर एक ऑर्गन है, किससे मिलकर के बना है? सेल से मिलकर के बना होगा। कौन से सेल? तो लिवर के सेल को हम लोग बोलते हैं हिपैटिक सेल। लिवर के लिए वर्ड यूज करते हैं हिपैटो। ठीक है, तो ये जो बाइल जूस है ये सारे हिपैटिक सेल बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये एक एक हिपैटिक सेल बाइल जूस बना रहा है। मतलब लिवर का जो कार्य है उसमें मौजूद कोशिका कर रही है। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट भी क्या होता है? सेल होता है। तो ये स्टेटमेंट आया था सेल थ्योरी में कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, बायोलॉजिकल यूनिट है और ओमनी सेलुला, ये ए सेलुला। ये तीन व्यक्ति मिल करके क्या बनाए थे? तो ये तीनों व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन था उसे हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत या फिर सेल थ्योरी। तो यहीं से आपका जो सेल का जो डेफिनेशन है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है, क्रियात्मक, संरचनात्मक और जैविक इकाई है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? तो सेल से बने। अब बात आती है क्या जीवन जीने के लिए एक ही सेल की आवश्यकता है कि एक से अधिक सेल की आवश्यकता है? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दो प्रकार के जीव होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय। अब देखो इन्होंने बोला कि जीवन जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बात करें, ठीक है, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी इंसान जीवित है कि मृत है? सांस ले रहा है कि नहीं, पाचन का कार्य हो रहा है कि नहीं, श्वसन का कार्य हो रहा है कि नहीं, उत्सर्जन का कार्य हो रहा है कि नहीं, परिसंचरण का कार्य हो रहा है कि नहीं, मतलब डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, जो नॉर्मल प्रोसेस है एक बॉडी का, वो हो रहा है कि नहीं। अब देखो अगर मैं बात करूं एक एमीबा की, एमीबा क्या भोजन ग्रहण करता है? बिल्कुल ग्रहण करता है। मतलब उसमें जीवन जीने के लिए जो नॉर्मल चीजें हैं, रेस्पिरेशन के कार्य कर रहा है। जीवन जीने के लिए जो जितना भी प्रोसेस है वो एक छोटे से सेल में भी दिखाई देता है, लेकिन वहां पर वो एक ही सेल सारा कार्य कर रहा है। तो यहां से इन्होंने इन्फ्रेंस निकला कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव नाम से समझ में आ रहा है, यूनी मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, कोशिका, एक कोशिका से बना हुआ जीव। ठीक है, एक कोशिकीय। इसका एग्जाम्पल क्या है? एमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अब जो पैरामीशियम है इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरामीशियम का निकनेम क्या है? स्लीपर एनिमलक्यूले, स्लीपर एनिमलक्यूले बोला जाता है, चप्पल के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद है मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। एक से अधिक कोशिका से जो जीव बने होते हैं उसे हम बहुकोशिकीय बोलते हैं। मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब एक से अधिक, सेलुलर मतलब सेल। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने सेल देख लिया, सेल थ्योरी देख लिया। अब यहाँ पर बात आती है कि नॉर्मली जैसे अभी हमने देखा था एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, वैसे आगे अपन देखेंगे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसे हम प्रोकैरियोट बोलते हैं, कुछ जीव होते हैं यूकैरियोट बोलते हैं। अभी आप नाम समझ लो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, कैरियो जो वर्ड हम यूज करते हैं,
ये हम न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यू मतलब होता है डेवलप फॉर्म, सुविकसित फॉर्म। प्रो मतलब आपका अंडर डेवलप। कैरियो जो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम वर्ड, तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस के लिए। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव हैं जिसमें न्यूक्लियस डेवलप फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और यूकैरियोट्स ऐसे जीव हैं जिसमें न्यूक्लियस डेवलप फॉर्म में। अब देखो यहाँ पर बात आती है कोशिका के घटक। अगर हम देखेंगे कोशिका को नॉर्मली, तो कोशिका में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली 3 चीज होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे सभी कोशिका में, चाहे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें या फिर यूकैरियोट्स की बात करें, सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म में आपको कुछ कंपोनेंट्स सिमिलर मिलेंगे। दोनों में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे उस कंपोनेंट के बारे में जो प्रोकैरियोट्स जीव में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स जीव में भी पाए जाते हैं। तो इसमें क्या है, पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज मत होना। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे हमारा घर है, ये हमारा घर है। अब इस घर में अगर आप देखोगे, इस घर में आप देखोगे बच्चे, जैसे ये घर है, ठीक है। अब हमारा ये घर का ये बाउंड्री वॉल है, यहाँ बीच में हमारा घर है, ठीक है। ये हमारा बाउंड्री वॉल है, मतलब 2 गेट आपको दिखाई देंगे, एक यहाँ पर एक गेट है और ये एक गेट है, ठीक है। अब देखो आपके घर पे अगर कोई जोमेटो वाला आ रहा है या स्विगी वाला आ रहा है, ये इस गेट को खोलता है और अंदर चला जाता है। जोमेटो वाले की बात करो या मिंत्रा वाले की बात करो, मतलब ये बाहर वाला गेट को खोला, अंदर वाले गेट से आप सामान ले लेते हो, उसके अंदर उसे अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स आ रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स आ रहे हैं या आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आपके इस गेट को तो खोल के अंदर आते ही आते हैं, साथ में ये वाला जो गेट है, इस गेट से भी आप उसको अंदर बुला लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि इस गेट से बाहर वहीं पर बात करके इसको आप भेज दोगे, नहीं, है ना। तो मतलब आपका 2 तरीके के गेट है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। अब समझने की कोशिश करना, ये जो नेचर है मैं सेल वॉल के लिए बता रही हूँ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के लिए। जैसे हमारा जो कोशिका है, कोशिका के जैसे हमारा घर है, घर के बाहर एक दीवार थी और अंदर में एक और गेट था, वैसे ही हमारे कोशिका को आवरण करने वाली एक झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति, सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब देखो ये जो सेल वॉल है, ये देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारा जो घर है ये इस आकार का है या फिर हमारा घर इस आकार का है या हमारा घर इस आकार का है, ये कौन डिसाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, एक आउटर स्ट्रक्चर बनाते हैं छड़ के जरिए, ठीक है। तो बाहर की जो आकृति है, जो स्ट्रक्चर है, वो क्या डिसाइड हो रहा है, तो छड़ से डिसाइड हो रहा है। वैसे ही हमारी कोशिका का शेप कैसा है, इस आकार का है या फिर इस आकार का है, किस भी आकार का है, वो डिसाइड किससे होगा, तो सबसे बाहरी वाले आवरण से, ठीक है। यहाँ पर डिसाइड होता है सेल वॉल, सबसे जो बाहरी आवरण है इसे हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब देखना, ये जो कोशिका भित्ति है, इसका नेचर कैसा है, ये कठोर है, रिजिड है, रिजिड नेचर का होता है और ये होता है डेड। ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में पाया जाएगा, फंजाई कवक में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है और एल्गी में भी पाया जाता है, शैवाल में भी पाया जाता है, ठीक है। सभी पादप कोशिका में, कवक में, जीवाणु में पाया जाता है और शैवाल में पाया जाता है। किसमें अनुपस्थित होता है, तो ये एब्सेंट होता है एनिमल्स में और प्रोटोजोआ में, एनिमल्स और प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब इसका जो कार्य है, कार्य यहाँ पर आपको दिख रहा है, शेप अभी मैंने बताया,
सबसे बाहर, जैसे हमारा घर है, घर का बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है क्षण से, वैसे ही हमारी कोशिका की आकृति कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सबसे बाहरी वाले झिल्ली, सबसे बाहरी वाले आवरण से डिसाइड होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब सबसे बाहरी आवरण है जिसका कार्य क्या होगा, प्रोटेक्शन देने का। ठीक है, जैसे हमारा ये घर है, ये जो बाउंड्री वॉल है क्या करता है, बाजू वाले घर से हमारे वाले घर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बाउंड्री की तरह क्रिएट करता है, दूसरे वाले सेल से या बाजू में जो सेल है उससे सेल को अलग करने का काम कर रहा है, साथ में प्रोटेक्शन देने का कार्य कर रहा है। रिजिड है, कठोर है, प्रोटेक्शन देता है, सेल के अंदर में जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको संरक्षण दे रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो जब हम सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किसमें पाया जाता है, प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई में और एल्गी में पाया जाता है। पादप, बैक्टीरिया, कवक और शैवाल में पाया जाता है। ठीक है, अब देखना किसमें एब्सेंट रहता है, तो एनिमल्स में और ह्यूमन में एब्सेंट आता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये सेल वॉल है ये किससे बना है। ठीक है, तो जब प्लांट की हम बात करते हैं तो प्लांट में किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को हम आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, 3 भागों में विभाजित करते हैं, मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड। ठीक है, तो एक प्रकार का पॉलीसैक्राइड है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, जब हम कवक की बात करते हैं तो कवक का जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, काइटिन से बना होता है। ठीक है, वही जब हम एल्गी की बात करते हैं, शैवाल की, तो शैवाल का जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसैक्राइड से बना होता है, पॉलीसैक्राइड और ग्लाइकोप्रोटीन से। वही अगर हम बात करेंगे जीवाणु की, तो जीवाणु का जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका नेचर क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, फुली परमिएबल है, अलाउज मोस्ट सब्सटेंस टू पास थ्रू, ये जो है अधिकांश पदार्थों को गुजरने की अनुमति देता है, पूर्णतः पारगम्य। अब इसका मतलब क्या है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था, जैसे ये बाहरी वाला दीवार है, यहाँ पर से जोमेटो वाला भी अंदर जाता है, मिंत्रा वाला भी अंदर जा रहा है, फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, रिलेटिव्स भी जा रहे हैं, मतलब इसमें आपको कुछ भी आप भेदभाव नहीं कर रहे हो, बाहर वाले गेट से सभी अंदर आ जा रहे हैं। अंदर में एक और गेट है, वहां पर आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, जोमेटो वाला, स्विगी वाले को आप अंदर अलाउ नहीं करोगे, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को आप अंदर अलाउ करोगे। ठीक है, वैसे ही हमारे जब सेल की बात करते हैं तो जो बाहर वाला दीवार है उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। उसका जो नेचर होता है वो फुली परमिएबल है, वो सभी को अलाउ करता है, चाहे जो भी आयंस आना चाहेगा वो एंट्री कर जाएगा। इसके अंदर में एक दीवार अपन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, वो फुली परमिएबल नहीं होता, वो अर्ध पारगम्य होता है, सेमी परमिएबल होता है, सभी को अलाउ नहीं करता है अंदर आने के लिए। ठीक है, मतलब वो भेदभाव करेगा, तुम काम की चीज हो तुम अंदर आओ, तुम काम की चीज नहीं हो तुम अंदर मत आओ, तुम जीवाणु हो, तुम कवक हो, तुम हमारे सेल के लिए हानिकारक हो, तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जो सेल वॉल है इसका नेचर क्या है, फुली परमिएबल, पूर्णतः पारगम्य है। क्लियर। अब ये कहां पर पाया जाता है, ठीक है, तो ये लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका में जो आपका सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली के बाहर उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति। फिर कार्य की बात करें तो कार्य क्या है, ये इसका कार्य है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है डिसाइड करता है, सेल वॉल ही। प्रिवेंट्स बस्टिंग ऑफ सेल ड्यू टू वाटर इनटेक, अब यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा पानी अंदर लिया जाता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होता है तो वो सेल बर्स्ट ना हो जाए, उससे भी कौन बचा रहा है, कोशिका भित्ति बचाती है। ठीक है, किसने खोजा था, ये तो हमने देख लिया, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ठीक है, अब सेल वॉल का कार्य क्या क्या था, तो ये बेसिकली शेप बता रहा है कि कोशिका का शेप कैसा होगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें यांत्रिक शक्ति की, तो कोशिका को, जैसे अगर हम बात करें प्लांट की, प्लांट जो है आंधी आएगा तूफान आएगा प्लांट बाहर ही रहते हैं, ऐसा है क्या, अमेज़न के जंगल में आप जाओगे सभी प्लांट को अपने घर के अंदर लेकर के आते हो, आंधी आ रही तूफान आ रही है, आंधी आती है तूफान आती है, आप तो घर के अंदर चले जाते हो लेकिन पौधे बाहर ही रहते हैं, मतलब पौधों को एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए बचाव के लिए। ठीक है,
तो एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्शन का जो लेयर है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल वॉल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट ऑफ द सेल, ये जो है संरक्षण प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अंदर में सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? सेल वॉल करेगा। प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर इनटेक, ये जो है रोकता है कि ज्यादा पानी अंदर ना आए। एक्ट एज अ फिल्टर, अलाउज मटेरियल टू पास फ्रीली, ठीक है, यहाँ से मटेरियल जो है पास होता है। ये सारे कार्य थे सेल वॉल के, सबसे बाहरी आवरण। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ऑल सेल, मतलब मोस्टली अगर हम बात करें एनिमल्स की और प्रोटोजोआ की, तो एनिमल्स और प्रोटोजोआ में तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब हमने एल्गी का बात किया था या कवक की बात की थी या फिर हमने बैक्टीरिया की बात की या प्लांट्स की बात की, तो उसमें सेल वॉल था, लेकिन बाकी सभी में क्या है? सबसे आउटर मेम्ब्रेन, एनिमल्स और प्रोटोजोआ में तो सेल मेम्ब्रेन है। तो बेसिकली इसमें आप याद रखना एनिमल्स और प्रोटोजोआ की बात की जा रही है, एनिमल्स और प्रोटोजोआ की बात कर रही है, ठीक है। इट सराउंड द साइटोप्लाज्म एंड सेपरेट्स द इंटरनल सेल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये भी क्या कर रहा है? जैसे अगर एनिमल और प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो बाहर वाले एनवायरनमेंट से सेल को अलग करने का कार्य कर रहा है। जैसे ये हमारा घर था, ये जो बाउंड्री वॉल है आसपास के जो घर है उससे हमारे घर को सेपरेट करता है, ठीक है। हम बाउंड्री वॉल इसीलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें अपनी बाउंड्री, अपनी सीमा पता चले। वैसे ही सेल की सीमा कैसे पता चल रही है? तो सेल मेम्ब्रेन से पता चलती है, ठीक है। उसके बाद देखो एक वर्ड आता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म थोड़ा देर में बता रही हूं आपको मैं। पहले ये देख लो, जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन सभी सेल में पाया जाता है, चाहे हम प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, सभी में पाया जाता है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। किससे बना होता है ये? तो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। अब देखो लिपिड और प्रोटीन का कौन सा मॉडल है जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल है? क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो किन्होंने दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया था। सिंगर और निकोलसन दो व्यक्ति थे जिन्होंने दिया था द्रव मोज़ेक मॉडल। अब ये मॉडल क्या है? तो इन्होंने बोला जो कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखेंगे तो ये बाइलिपिड, लिपिड का दो परत रहता है, इस तरीके से लिपिड के दो परत रहते हैं। अब ये जो लिपिड के परत है, इस लिपिड के परत में जो प्रोटीन है वो कहीं कहीं जगह एम्बेडेड रहता है, यहाँ पर एम्बेड इस तरीके से धंसा हुआ रहता है। ये स्ट्रक्चर इन्होंने बताया था। इसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सभी ने अपना अपना मॉडल दिया था। किसी ने बोला था कि जैसे इस तरीके से पूरा लिपिड रहेगा और यहीं पर यहाँ पर इस तरीके से प्रोटीन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी ने अलग अलग यहाँ पर थ्योरी दी थी। सबसे वेल एक्सेप्टेड जो थ्योरी है वो है द्रव मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकोलसन का, जिसमें लिपिड के दो परत रहते हैं और बीच बीच में प्रोटीन जो है धंसा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली अलाउ सर्टेन सब्सटेंस इन एंड आउट, अर्ध पारगम्य होता है, चुनिंदा रूप से कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था घर का, ठीक है। तो अंदर वाले गेट से हम क्या करते हैं? सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को अलाउ करते हैं, बाकियों को अलाउ नहीं करते हैं। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है कि जीवाणु कार्य के नहीं है, अंदर नहीं आओगे, कवक कार्य के नहीं हो तुम अंदर नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? तो प्रोटेक्ट्स द सेल, रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट, ये बेसिकली कंट्रोल करता है कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा। इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर नोट डाउन कर लेना। इसका नेचर कैसा होता है? तो ये लिविंग होता है, जीवित होती है। हमने जो सेल वॉल देखा था, कोशिका भित्ति देखी थी, वो डेड होती है, ये होती है जीवित। और वहां पर हमने ठोस देखा था, ये होते फ्लेक्सिबल, लचीला, लचीला होता है नेचर में, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका कार्य क्या क्या है? तो इसका कार्य है सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट, मतलब ये जो है क्या चीज अंदर आएगा और क्या चीज अंदर नहीं आएगा इसको रेगुलेट कर रहा है,
ठीक है। प्रोटेक्ट्स इंटरनल कंटेंट, ये भी अंदर का जो भी कंटेंट है उसको कंट्रोल कर रहा है या फिर सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है। हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है टॉपिक आपका कैंसर, ठीक है। तो कैंसर में अपन देखेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कैंसर में। देखो बेसिकली सेल जो एक प्रॉपर्टी शो करता है कि कितना विभाजन होना है। कैंसर सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बोलते हैं इसे, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनियमित कोशिका विभाजन, अनियमित कोशिका विभाजन, ठीक है। तो ये कैंसर सेल बोलते हैं, मतलब जो कोशिका में विभाजन तो हो रहा है लेकिन अनियंत्रित रूप से या फिर अनकंट्रोल तरीके से अगर कोशिका का विभाजन हो रहा है उसे हम कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कोशिका है ये इनमें आपस में कम्युनिकेशन होता है। ये कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है? आपस में जो बातचीत, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो ये बातचीत किसके द्वारा हो रही है? तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन मदद करता है कितना विभाजन होना है, ठीक है। तो उसमें भी कौन मदद कर रहा है? सेल कम्युनिकेशन में सेल मेम्ब्रेन मदद करता है। इसके अलावा ये स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब होम्योस्टेसिस, सेल के अंदर एक एनवायरनमेंट जो होता है उसको मेंटेन करने में मदद कर रहा है। शेप ऑफ द सेल सपोर्ट बनाने में भी यह मदद करता है। तीसरा आता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब देखो साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड है, अर्ध तरल है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो कोशिका है, कोशिका में सबसे बाहरी दीवार हमने देखा था, जैसे प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, यहाँ पर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है, बीच में जो न्यूक्लियस पाया गया है। अब यहाँ पर जो खाली जगह है, इस खाली जगह में जो द्रव भरा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस की जो सबसे बाहरी दीवारें हम देखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक आवरण। तो केंद्रक आवरण और सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उस खाली जगह को ये भरता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इट होल्ड द सेल ऑर्गेनेल साइट ऑफ मैनी बायोकेमिकल रिएक्शन, सारे कोशिकांग यहीं पर ही मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जितना भी सेलुलर रिएक्शन हो रहा है वो इसी जगह पर हो रहा है। अब अगर हम एक साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में इसका लोकेशन क्या है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लांट तो हम क्या देखेंगे? प्लांट की बात करें अपन तो प्लांट के केस में आपका सेल वॉल है सबसे बाहर, उसके अंदर में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी जैसे ये सेल है, बाहर वाला जो लेयर है वो सेल वॉल था, अंदर वाला जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है और बीच में आपका न्यूक्लियस है, ये खाली जगह, ठीक है। अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहां पर आपका सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में खाली जगह। नेचर कैसा है? सेमी फ्लूइड, जेली लाइक है, अर्ध तरल है, जेली जैसा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैक्सिमम पार्ट है वो सेल का वो क्या बनता है? तो मैक्सिमम पार्ट 90% जो भाग है वो वाटर से बना होता है। वैसे अगर आप लोग बोलते हो कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा जो शरीर है 3/4 पार्ट जो शरीर का किससे बना होता है? वाटर से बना होता है। तो हमारा शरीर किससे बना है? सेल से बना है। सेल का भी जो मैक्सिमम प्रतिशत है वो वाटर से ही बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रतिशत वाटर होता है, उसके अलावा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, सॉल्ट पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है? जितना भी मेटाबॉलिज्म, जितना भी कार्य है वो यहीं पर ही होता है, सभी में पाया जाएगा, प्लांट और एनिमल सेल। पादप कोशिका की बात करें या जंतु कोशिका की बात करें, सभी लिविंग सेल में आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा। मूवमेंट तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मतलब जो मटेरियल्स है वो आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपको दिखाई देता है, वो जो है कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अब एक वर्ड मिलेगा आपको प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य क्या है? तो जीव द्रव्य लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल है बच्चे। अभी हमने देखा था साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जगह, ठीक है। हमने न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को यहाँ पर छोड़ दिया था। न्यूक्लियस के अंदर में भी द्रव पाया जाता है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। तो अगर हम लोग न्यूक्लियस के अंदर का जो केंद्रक द्रव्य है और इसको भी काउंट करेंगे, इन दोनों को मिला करके प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, मतलब कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियोप्लाज्म,
ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं प्रोटोप्लाज्म। या फिर इसे और क्या डिफाइन किया जा सकता है, इसे बोला जाता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जितना भी द्रव या जेली लाइक सब्सटेंस मिल रहा है उसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अब देखो, इसे जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है, जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार। अब ये जो टर्म है सबसे पहले कॉइन किसके द्वारा गढ़ा गया था, जे.ई. परकिंजे के द्वारा। पूछा जाता है, जे.ई. परकिंजे ने ये वर्ड दिया था प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो दोनों मिल करके ही यहाँ पर क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य बना रहे हैं। मेन कंपोनेंट यहाँ पर भी क्या है, वाटर है, यहाँ पर भी जेली लाइक और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हुई, हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल वॉल देखा, साइटोप्लाज्म देखा। अब आपका आ रहा है न्यूक्लियस, केंद्रक। अब केंद्रक की देखो, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, इसे ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, कोशिका का मस्तिष्क। जैसे हमारी बॉडी की अगर बात करेंगे तो हमारे बॉडी में आपको कोई भी कार्य करनी है वो नियंत्रण कौर किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा। ठीक है, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं बाहर जाके जॉगिंग करने जाऊंगी, जो भी हमारे शरीर की एक्टिविटी है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, मतलब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटी, सभी ही हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही कोशिका में कौन सा पार्ट का क्या कार्य है, कौन से पार्ट को, किस कोशिकांग को कितना कार्य करना है, ये मैसेज किसकी तरफ से आ रहा है, केंद्रक की तरफ से। इसीलिए इसे हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क। किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ठीक है, अब देखो, अब एक न्यूक्लियस की संरचना के बारे में देखेंगे अपन। तो सबसे जो बाहरी दीवार है इसे बोला जाता है न्यूक्लियर एनवलप, केंद्रक आवरण। ये जो केंद्रक आवरण है कैसा है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, दोहरी परत है। आपको डबल लेयर दिखेगा, 2 लेयर दिखाई देंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सेल का पार्ट है जिसमें दोहरी आवरण होती है, दोहरी झिल्ली होती है। तो केंद्रक आवरण दोहरी झिल्ली है जो केंद्रक को घेरती है। ठीक है, केंद्रक को घेरने के अलावा क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म से इसे अलग कर रही है। अब इस केंद्रक आवरण में छिद्र पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। केंद्रक छिद्र, इस केंद्रक छिद्र का काम क्या है, अलाउज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर में जिस भी चीज का निर्माण हो रहा है, ठीक है, इसको यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो केंद्रक छिद्र है, यहाँ पर जिस भी चीज का निर्माण हो रहा है, ये सेल के मतलब न्यूक्लियस के बाहर किसके द्वारा जाएगा, तो इस छिद्र के द्वारा जाता है। जैसे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो प्रोटीन कैसे बाहर जाएगा, इस छिद्र के द्वारा जाएगा। अब देखो, न्यूक्लियर पोर ओपनिंग है न्यूक्लियर एनवेलप में, ये बेसिकली एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल कर रहा है। फिर आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिम्फ या फिर कैरियोप्लाज्म भी बोला जाता है। तो कुछ नहीं, सब कुछ एक ही है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो भी जेली लाइक सब्सटेंस है, इस जेल लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस जेल लाइक सब्सटेंस को, जो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ भरा रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रहता है, तो क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस, 2 स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, क्रोमैटिन तंतु और केंद्रिका। केंद्रिका, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर आप देखो, ये जो आपको रेसे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये रेसे लाइक स्ट्रक्चर क्या है, यही क्रोमैटिन है। और बीच में यहाँ पर आपको जो है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस या फिर केंद्रिका। ठीक है, अब ये क्रोमैटिन क्या है बेसिकली, ठीक है, और न्यूक्लियोलस क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, बेसिकली डीएनए और प्रोटीन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर में। अगर आप डीएनए को आप देखोगे तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हम आपने देखा होगा घर में जो मम्मी धागा से आपके कपड़े सिल रही है, वो धागा ऐसे लिपटा हुआ रहता है।
ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिपटा हुआ क्यों है, क्योंकि उसको अगर ऐसे आप निकाल दोगे तो वो उलझ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जो डीएनए हमारा वो इस धागे नुमा आकृति में रहता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि उलझता क्यों नहीं है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली इसको उलझने से बचाता है, ठीक है। तो जो हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक्चुअली में गुणसूत्र है, क्रोमोसोम। ये जो स्ट्रक्चर है हमें कब दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम। कोशिका विभाजन के टाइम दिखाई देता है। इस अवस्था में जो हमारा जो डीएनए है बेसिकली वो बहुत कंडेंस्ड अवस्था में, ठीक है। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं क्रोमोसोम या फिर गुणसूत्र। इसको हम डिटेल में एक और जब जेनेटिक मटेरियल का हम क्लास पढ़ेंगे तब वहां पर लेंगे। अभी आप इतना जानो कि जो अनुवांशिक पदार्थ है, अनुवांशिक पदार्थ किसके अंदर में पाया जाता है? तो अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। हमारे केस में जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। कुछ यहाँ पर आरएनए वायरस है जैसे, तो उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल में आपका डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लेना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखो ये जो क्रोमैटिन है इसके दो प्रकार होते हैं, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। कुछ जो होते हैं जो लूजली पैक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल के टॉपिक में। तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है क्रोमोसोम, ये कब हमें दिखता है? कोशिका विभाजन के टाइम पे ये संघनित हो जाते हैं क्रोमैटिन और गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है। फिर आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। केंद्रिका, न्यूक्लियोलस इज अ डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। यहाँ पर क्या बनता है? तो बेसिकली सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। आगे की क्लास में होता है बच्चे, आरएनए के तीन प्रकार होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। आपको इतना नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है यहाँ पर जो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। It does not have a membrane but is visible under a microscope। अब इसके बाहर आपको कोई झिल्ली नहीं दिखाई देगी। जैसे अभी हमने देखा था केंद्रक, केंद्रक के बाहर दोहरी आवरण पाया जाता है, यहाँ पर आपको एक भी आवरण नहीं दिखाई देंगे। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा पार्ट है सेल का जिसमें कोई झिल्ली नहीं दिखाई देगी, कोई आवरण नहीं दिखाई देगा? तो केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए बनता है और यहाँ पर आपको कोई भी झिल्ली नहीं दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका को देखोगे आप तो सबसे पहला चीज इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल से फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर आप देखोगे, ठीक है। एक नेटवर्क है, नलिकाओं का नेटवर्क से आपको दिखाई देगा। जैसे ये देखो नलिका है, ऐसे पतली पतली नली, ऐसे नली से बनी हुई है जो कि चपटे हैं। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, पतले नलिका, चपटे हुए नलिकाओं से बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी और खुरदुरी। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर इसे बोला जाता है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, या फिर स्मूथ को हम बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। अब एक खुरदुरी और चिकनी, चिकनी किसकी वजह से है? तो यहाँ पर आप देखो कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिसमें आपको लाल लाल कलर का इसके दाने लाइक आकृति दिखाई देगा, दाने लाइक आकृति, ठीक है। ये जो दाने लाइक आकृति है ये क्या है? बेसिकली राइबोसोम है, राइबोसोम। जिसमें जिसके सतह पर राइबोसोम उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखो जैसे ये एक रोड है,
ये रोड समतल दिखाई दे रहा है, इस रोड में आप देखोगे कहीं पर ईंटा पत्थर गिट्टी दिखाई दे रहा है, तो ये वाला रोड आप क्या बोलोगे, समतल है। ये वाला रोड कैसे बोलोगे, खुरदुरा है। वैसे ही इसका सतह है जो क्या है, खुरदुरापन है इसके में। वही अगर आप देखोगे इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर चिकनाहट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके सरफेस में, इसके सतह में राइबोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो दो प्रकार है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, चिकना और खुरदुरी। अब देखिए इसका लोकेशन क्या होता है, तो ये हमेशा फाउंड इन द साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवेलप, बेसिकली केंद्रक आवरण से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो यहाँ पर आप देखना, ये केंद्रक के जो बाहरी वाला आवरण है, डबल लेयर था, तो बाहर वाला जो लेयर है उससे ये जुड़ा हुआ रहेगा हमेशा। तो इसकी स्थिति पूछा जाता है या फिर उपस्थिति पूछा जाता है, तो हमेशा बाहर वाले आवरण से ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब ये जो है झिल्लीबद्ध है। अभी हमने जस्ट देखा था केंद्रिका, उसमें कोई आवरण नहीं होता, उसके बाहर घेरने वाली कोई आवरण नहीं होती, इसके बाहर आवरण होती है, ठीक है। ये झिल्लीबद्ध है, ये मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, लेकिन एक ही लेयर रहता है। हमने न्यूक्लियस में देखा था डबल लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद देखो जब हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। तो खुरदुरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो खुरदुरी मतलब क्या है, इसके सरफेस में राइबोसोम उपस्थित होता है, इसके सरफेस में राइबोसोम होता है। और स्मूथ मतलब इसके सतह पर राइबोसोम नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। अब जिसमें राइबोसोम होता है वो किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण। और जिसमें राइबोसोम नहीं है वो किसका कार्य करेगा, लिपिड निर्माण का काम करता है। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अब देखो आगे चल के अपन जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लिवर एक टॉपिक पढ़ेंगे। लिवर का फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का जो मुख्य कार्य है लिवर का, वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। जितने भी विषैले पदार्थ हैं हमारे शरीर के उसको वो हटा देता है, ठीक है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम लिवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। एपियरेंस, तो इसका सतह कैसा है, रफ रहता है, खुरदुरापन रहेगा। और नाम से समझ में आ रहा है इसका सतह कैसा रहेगा, स्मूथ रहेगा, चिकना रहेगा, ठीक है। फिर जगह, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के पास में। अब अगर यहाँ पर हम देखें एग्जाम्पल, तो जितना भी ऐसा पार्ट है जैसे जहाँ पर प्रोटीन का ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ पर प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है, वहाँ पर आपको ज़्यादा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे। वही अगर हम बात करें लिवर की, लिवर सेल की या मसल सेल्स की या एडिपोसाइट्स की, जहाँ पर बेसिकली लिपिड संश्लेषण का कार्य हो रहा है, वहाँ पर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी उपकरण, गोल्गी बॉडी, इसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, गोल्गी उपकरण भी बोला जाता है। अब देखो जब गोल्गी बॉडीज की हम बात करते हैं तो गोल्गी बॉडी क्या है, ये भी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पर आप देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर मुख्यतः किसमें पाया जाता है, तो ये स्ट्रक्चर मुख्यतः आपको एनिमल सेल में मिलेगा। प्लांट सेल में आपको इस तरीके का डेवलप स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लांट सेल में आपको इस तरीके के आपको बहुत सारे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इस तरीके के फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देते हैं आपको। प्लांट सेल में ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में उपस्थित होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्टायोसोम। तो ये पूछा जाता है प्लांट में डिक्टायोसोम के रूप में उपस्थित होता है और एनिमल सेल में डेवलप रूप में उपस्थित होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो गोल्गी अपैरेटस बोलते हैं। अब देखो किसमें पाया जाता है, सभी यूकैरियोटिक सेल में। जब अभी हमने देखा था आपका
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी आपका किस में पाया जाता है, एक प्रकार का कोशिकांग है, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ये भी सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में ये अनुपस्थित होते हैं। इसकी जगह कहाँ पर पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में आपको मिलेगा। जैसे ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका न्यूक्लियस से सटी हुई रहती है। अब इस न्यूक्लियस से सटा हुआ आपको मिलेगा गोल्गी अपैरेटस। क्यों, तो अभी देखते हैं इसका कार्य कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखना इसका फंक्शन क्या होता है, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कहाँ पर हुआ था, तो प्रोटीन और लिपिड का निर्माण हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में। अब देखो थोड़ा देर पहले ही हमने देखा कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये किससे बना होता है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। अब जाहिर सी बात है ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ से मिल रहा होगा इसको, तो ये प्रोटीन और लिपिड इससे मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन तक आ कैसे रहा है, ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है उसे, तो गोल्गी अपैरेटस करता है। ये यहाँ से प्रोटीन और लिपिड यहाँ पर जाता है, वेसाइकल्स में फिल होता है, फिर ये देखो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, तो ये इसे सप्लाई करने का कार्य कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अगर हम लोग कुछ भी ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, तो वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है वो पैकिंग होकर के हमारे घर पर आ रहा है। यहाँ पर भी प्रोटीन और लिपिड पैक हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ पर भी प्रोटीन और लिपिड जाता है अलग अलग फॉर्म में जा रहा है, तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है और ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये कार्य कौन कर रहा है, तो गोल्गी अपैरेटस करता है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास रहता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किसमें मदद कर रहा है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब क्या है, जेनेसिस मतलब बनना, मेम्ब्रेन मतलब सेल मेम्ब्रेन के बनने में मदद कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही तो सप्लाई कर रहा है लिपिड और प्रोटीन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैकेजिंग का काम, डिस्ट्रीब्यूशन का काम ये कौन कर रहा है, तो ये बेसिकली गोल्गी अपैरेटस कर रहा है। किसने खोजा था, कैमिलो गोल्गी नाम के व्यक्ति ने खोजा था। किसमें खोजा था, तो आउल और कैट के नर्वस सिस्टम में खोजा गया था, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में खोजा गया था, वहां पर तंत्रिका कोशिका में पाया गया था ये। इसे और किस नाम से जानते हैं, गोल्गी उपकरण या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब बात आती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा था, तो ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई कर करके उसे जो है डिफरेंट पार्ट में भेजने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पैकेजिंग का कार्य, गोल्गी अपैरेटस पैकेजेस मॉडिफाइड प्रोटीन इनटू वेसाइकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, मतलब ये अभी मैंने दिखाया था ये क्या कर रहा है, जो भी प्रोटीन और लिपिड है इसको वेसाइकल्स में भर भर के पैकिंग कर करके ये भेजने का कार्य करता है, ठीक है। फिर सॉर्टिंग एंड शिपिंग, डायरेक्टिंग द वेसल टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ पर कितनी आवश्यकता है प्रोटीन और लिपिड की, तो ये डिसाइड करता है कितना शिपमेंट करना है। मैसेज कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियस के पास से मैसेज आ रहा है गोल्गी अपैरेटस को, और शिपिंग का कार्य कौन कर रहा है, तो ये गोल्गी अपैरेटस करता है, ठीक है। लाइसोसोम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइसोसोम का निर्माण किससे हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखो गोल्गी बॉडीज प्रोड्यूस लाइसोसोम। यहाँ पर आप देखना, ये देखिए ये जो छोटा छोटा टूट टूट के यहाँ पर से ऐसे जो कॉर्नर से टूट टूट के जो पार्टिकल से निकल रही है लाइसोसोम बनाती है। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का निर्माण करता है, बेसिकली कहाँ से निर्माण हो रहा है, गोल्गी बॉडी से निर्माण हो रहा है, ठीक है। फिर है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, गोल्गी इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिंग द सेल वॉल कंपोनेंट। अब वहाँ पर जिस भी चीज की आवश्यकता है, बेसिकली प्रोटीन की आवश्यकता है, लिपिड की आवश्यकता है, सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स कर रहा है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है, यहाँ नेक्स्ट कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकर्णिका, सूत्रकर्णिका, ठीक है। अब इस सूत्रकर्णिका की बात करते हैं, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया ये भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है,
झिल्लीबद्ध अंग है, झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? सेल का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस या फिर शक्ति गृह के नाम से जानते हैं, शक्ति गृह। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जनरेट कर रहा है। अब देखो, कोशिका में एक प्रोसेस होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें, हम खाना क्यों खा रहे हैं, भोजन क्यों खाते हैं? तो एनर्जी के लिए खा रहे हैं। तो बेसिकली जो भोजन है, हमने जो रोटी खाई या हमने दाल खाया या हमने घी खाई, इससे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है क्या? नहीं। ये जो है जटिल अणु, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। इस बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में तोड़ रहे हैं, इसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में तोड़ रहे हैं, जो कि हमारे सेल के अंदर आ जाए। मतलब हमें जो सबसे छोटा पार्टिकल मिलता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन के साथ और बनता है एनर्जी, और बाई प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? तो ये डिटेल में प्रोसेस है आपका। ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है एक्चुअली में, जो क्रेब्स साइकिल वाला प्रोसेस है, वो कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक्चुअली में जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कोशिका का शक्ति गृह। ऊर्जा देने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। और ऊर्जा किस रूप में स्टोर होता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है इसे। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है, उसे समझ में नहीं आएगा मराठी क्या है, उर्दू क्या है। आपको और आपको, हम सभी का अपना एक लैंग्वेज है, हमें दूसरी भाषा समझ नहीं आती, दूसरी बोली समझ नहीं आती। वैसे ही कोशिका को समझ में नहीं आता कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, लिपिड क्या है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे समझ में आ रहा है एनर्जी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो एक और चीज, जब हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस, तो गोल्गी अपैरेटस में बच्चे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिस्टर्ने किसमें पाया जाता है? तो ये जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है, इस आकृति को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने बोलते हैं। सिस्टर्ने मुख्यतः किसमें पाया जाएगा? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये है सिस्टर्ने। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर सिस्टर्ने है। अब इसके आगे हम जो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है क्रिस्टे। अभी क्रिस्टे क्या है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोहरी आवरण है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। जो बाहर वाला लेयर है वो तो एज इट इज है, अंदर वाला जो लेयर बहुत देखेंगे ये अंगुलीनुमा रहता है, इस तरीके से। इस अंगुलीनुमा आकृति को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। तो यहाँ पर क्रिस्टे पाया जाता है और आपकी गोल्गी अपैरेटस में सिस्टर्ने पाया जाता है। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो देखो अब अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकर्णिका के बारे में। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है अंगुलीनुमा आकार में फोल्डेड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो सारे यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट और एनिमल। प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, ठीक है। कार्य क्या है? एटीपी, ऊर्जा निर्माण करने का। किसमें पार्टिसिपेट करता है? कोशिकीय श्वसन होता है, यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। हम आगे चल के पढ़ेंगे रेस्पिरेशन जो है आपके प्रकार होते हैं, एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल। इंटरनल को हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, ठीक है। अभी से भी इतना समझ लो, कोशिकीय श्वसन होता कहाँ पर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। अब ये एक ऐसा पार्ट है जिसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। अब देखना, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, तो क्या ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। खुद के राइबोसोम है, खुद के डीएनए, फिर भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। ये जो है न्यूक्लियस से मैसेज आता है, न्यूक्लियस से इसके पास मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ये खुद से जीवन, इंडिपेंडेंटली जीवन नहीं जी पाता, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोला जाता है, ठीक है। अब इसका नंबर किसमें ज्यादा पाया जाता है? तो सिंपल सी बात है बच्चे, ये जो है जहां पर ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे मसल सेल,
तो मसल सेल में इसकी संख्या ज्यादा होती है। क्लियर? किसके द्वारा खोजा गया था? तो यहाँ पर 3 व्यक्तियों का नाम आता है, ठीक है। एक तो है कोलिकर, कोलिकर ने इसे जो है खोजा था। बायोब्लास्ट वर्ड आता है, रिचर्ड अल्टमैन ने बायोब्लास्ट वर्ड दिया था। और जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया जो देखते हैं ये सी बेंडा ने दिया था। तो 3 व्यक्ति का नाम आता है। सबसे पहले खोजा किसके द्वारा? कोलिकर के द्वारा। बाद में बायोब्लास्ट जो वर्ड था वो रिचर्ड अल्टमैन ने दिया। और तीसरा जो नाम आता है सी बेंडा का, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकर्णी का वर्ड दिया, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन में मदद करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन में भागीदारी होता है। अब देखो 2 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, वायवीय और वायवीय है ये यहाँ पर, ठीक है। वायवीय श्वसन, 2 प्रकार के श्वसन होते हैं, वायवीय और अवायवीय। वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, अवायवीय जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस जो है दोनों में पाया जाता है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में। लेकिन जो आपका आगे का स्टेप है, क्रेब्स साइकिल का स्टेप, ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाएगा? तो ऐसे जीव जो कि कोशिकीय श्वसन वायवीय श्वसन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। कन्वर्ट्स एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूट्रिएंट्स इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी। जो भी हमारा एनर्जी है, जैसे हमने एनर्जी ली ग्लूकोज के रूप में, ये ग्लूकोज हमारी कोशिका को समझ में नहीं आता, हमारी कोशिका को जो ऊर्जा समझ आती है उस ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब ये यूजेबल केमिकल एनर्जी। ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को, हमारी कोशिका को समझ में नहीं आता है, हमारी कोशिका को समझ में आता है एटीपी। तो ये एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है राइबोसोम, सेल ऑर्गेनेल। अब देखो, अभी तक हमने जो देखा था माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हमने देखा था गोल्गी एपैरेटस, ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। लेकिन प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो राइबोसोम है, प्रोटीन संश्लेषण यहाँ पर होता है। यहाँ पर कोई भी झिल्ली नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन या आवरण, मेम्ब्रेन आवरण बेसिकली झिल्ली जो है इसको आवरण नहीं करता है। एक हमने पढ़ा था केंद्रिका, दूसरा क्या है आपका राइबोसोम, ठीक है। तो जो राइबोसोम है आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से ऐसे पाया जाता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका में भी ये उसके सतह पर पाया जाता है, ठीक है। तो देखो राइबोसोम की बात कर रहे हैं, कंपोज ऑफ राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का होता है और यूकैरियोट्स में 80S। अब ये S क्या है? सेवेडबर्ग यूनिट, ठीक है। सेवेडबर्ग यूनिट को S बोलते हैं। फाउंड इन ऑल सेल, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट्स में भी पाया जाएगा। इसकी स्थिति अभी मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है, ठीक है। किसने खोजा था? तो जॉर्ज पैलेट ने खोजा था, ठीक है। और किसमें मदद कर रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम का जो कार्य है वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। राइबोसोम में 2 यूनिट होता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। जो स्मॉलर यूनिट है वो एमआरएनए की रीडिंग में मदद करता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पर एमआरएनए की रीडिंग होती है और जो ऊपर वाला है यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स, बेसिकली यहाँ पर टीआरएनए आता है, ठीक है। तो इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। ये 2 सब यूनिट क्या करते हैं, आप सिर्फ इतना याद रखना, ये 2 सब यूनिट कैसे जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। तो मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, अगर साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए कौन सा आयन इंपॉर्टेंट है? तो मैग्नीशियम आयन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके,
इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है बच्चे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी भी कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, जैसे हमारा लाइसोसोम है, वैक्यूल क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में क्या क्या डिफरेंस है, ये सारे टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसके पहले क्विकली मैं थोरो दे देती हूँ कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, कोशिका का जो एक कार्य क्या होता है, मतलब कोशिका सिद्धांत हमने देखा, स्लाइडेन, स्वान और रुडोल्फ विर्को का कंट्रीब्यूशन हमने देखा। फिर एक और चीज आता है, एक चीज अगर हम बात करें कि सेल की शेप की अगर हम बात करें, आकार की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सेल का शेप जो है भिन्न भिन्न शेप हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ये कौन सा शेप है, कोशिका जो है लंबी दिखाई दे रही है। अगर मैं इस तरीके से देखूं, ये बाइकॉनकेव शेप है, ये स्पिंडल शेप है, ठीक है। तो ये जो आपका सेल है ये किस में पाया जाता है, नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। ये है आपका बाइकॉनकेव शेप, आरबीसी में पाया जाता है। ये है स्पिंडल शेप, मसल्स में पाया जाता है। मतलब कोशिका का जो आकार है वो भिन्न भिन्न है। वैसे ही जैसे आरबीसी की अगर हम बात करेंगे तो आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करना। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की बात करेंगे तो तंत्रिका आवेग या फिर नर्व इंपल्स के संचरण में मदद करता है। वही जब हम स्पिंडल से जैसे मसल्स की बात करें, मांसपेशी कोशिका की बात करें, या स्मूथ मसल सेल है ये, इसकी बात करें तो ये हमारे मसल्स के मूवमेंट में मदद कर रहा है, ठीक है। तो हर एक कोशिका का अलग अलग कार्य है। वैसे ही अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, तो अगर मनुष्य शरीर की बात करेंगे, ह्यूमन की बात करेंगे, तो सबसे लार्जेस्ट जो सेल होता है ये कौन सा है, ओवम, अंडाणु। सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाती है, तो लॉन्गेस्ट सेल में किसका नाम आता है, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। वही अगर हमारे आसपास के सारे जीव को अगर इन्वॉल्व करें तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग के अंडे। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये कुछ चीज है जो कि बेसिक चीज है। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था सेल के बारे में हमने पढ़ा, तो कोशिका के बारे में अध्ययन किया। अब बायोलॉजी में आपको कहीं पर भी लॉजी या फिर कहीं पर भी आपको लॉजी वर्ड मिले, इसका मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। और यहाँ पर साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, मतलब हमने साइटोलॉजी, बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है जिसके अंदर हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, तो साइटोलॉजी के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होती है, जीव द्रव्य क्या होती है। फिर हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, बहुत सारे कोशिकांग देखे। कोशिकांग में हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, ये सारे हमने स्ट्रक्चर देखे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।